नमस्कार, दिस इज़ अरुणेश आर्य फ्रॉम करियर पाथ स्टडी। जनरल स्टडीज़ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने सीरीज स्टार्ट किया हुआ था। उसी सीरीज़ में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, यहाँ 1 मिनट में चर्चा करना चाहूँगा। हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में फॉर्म भरे जा चुके थे, अच्छी वैकेंसीज थी, काफ़ी टाइम बाद वैकेंसीज आई थी और उसका कोरोना लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हुआ था। अब उसकी डेट आ चुकी है 22 अगस्त को, 22 अगस्त को उसका एग्ज़ाम है। बेसब्री से बहुत से स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे और बहुत से स्टूडेंट्स ने हज़ारों की संख्या में फॉर्म फिल किया था। लेकिन सीरियस जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं डेली आपको उससे संबंधित क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, इन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक के साथ साथ, कंटेंट के साथ साथ आपको मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगा जिससे मैक्सिमम क्लैरिटी तक आप पहुँचे। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि आप एक क्वेश्चन बैंक ज़रूर अपने पास रखें, यानी जो भी टॉपिक आप करते हो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है टॉपिक को दोबारा देखिए और जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसमें डिस्कस कर सकते हो आप मुझसे, और मैं अवेलेबल रहूँगा आपके लिए। तो चर्चा करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है भारत के संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत से क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है कि अनुच्छेद और अनुसूचियों में क्या फ़र्क है, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में क्या फ़र्क है। तो भारत के संविधान के चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन पार्ट्स को शेड्यूल आपका आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, धाराओं में, अनुच्छेद में डिवाइड किया गया है। लेकिन भारत के संविधान के बहुत से भाग और बहुत से अनुच्छेदों के इम्पोर्टेंट हिस्से को अनुसूचियों में शामिल किया गया है। कोई भी बुक आप खरीदते हो मार्केट से, उसे आप खोलते हो तो सबसे पहले उस बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं उससे संबंधित इंडेक्स मिल जाता है आपको। और आजकल इंडेक्स के साथ साथ शॉर्ट नोट में मिल जाते हैं आपको, यानी किस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी उसमें शामिल होता है। तो वैसे ही भारत के संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो संविधान के विशेष बातों को अपने आप में शामिल करती हैं। और हम यहाँ चर्चा करेंगे अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूचियां जो है जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियां 8 थी। 1950 में मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अब जो शेड्यूल्स हैं, अब जो अनुसूचियां हैं संविधान में, वो बढ़कर 12 हो चुकी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के अंतर्गत समय समय पर 4 अनुसूचियों को और शामिल किया गया था भारत के संविधान में। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में, फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। तो फर्स्ट जो शेड्यूल है भारत के संविधान का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में, प्रथम भाग में, प्रथम अनुसूची में सभी में सेम भारत के राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है, वैसे ही यानी हम बोल सकते हैं प्रथम अनुच्छेद, प्रथम संविधान का भाग में जो राज्यों की जानकारी मिलती है, संघ शासित प्रदेशों की जानकारी मिलती है, यूनियन टेरिटरीज की जानकारी मिलती है, वैसे ही आपको याद रखना होगा कि भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी मिलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं, उनकी सीमाएं, ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम और उनकी सीमाओं की जानकारी हमें प्रथम अनुसूची में मिलती है। ये आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आगे है सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल फॉर सैलरीज, आप ध्यान रखिए, याद रहेगा। यानी सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है।
भत्तों से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है। किसके वेतन, किसके भत्ते, किसकी पेंशन? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल और राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर, उनके डेप्यूटी स्पीकर, ऐसे ही जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनके स्पीकर, उनके डेप्यूटी स्पीकर, ऐसे ही आप ये बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जज, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश हैं, ऐसे ही उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जज और अन्य न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, और इसी प्रकार से कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी जितने भी प्रमुख पदाधिकारी जिनको संवैधानिक पदाधिकारी हम बोल सकते हैं, जिनका संविधान में उल्लेख है, उन सभी के वेतन और भत्तों और पेंशन की जानकारी मिलती है हमें दूसरी अनुसूची में। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों में गवर्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यों के आपका राज्यसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर, और ऐसे ही विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, विधान परिषद के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और ऐसे ही आपका सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, और कैग जिसे हम बोल सकते हैं कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन और भत्तों की जानकारी मिलती है हमें दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होगा, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होगा, या फिर हम बोल सकते हैं राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 होगा, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 होगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 होगा, या हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का 2,30,000 होगा। इन सभी की जानकारी में कहां से मिल रही है? दूसरी अनुसूची से मिल रही है। ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है काफी। और इसके अलावा तीसरी अनुसूची जो है, थर्ड शेड्यूल जो है भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची, उसमें हमें इन सभी पदाधिकारियों के शपथ पत्र की जानकारी मिलती है। यानी हमें प्रोफॉर्मा मिलता है, ड्राफ्ट मिलता है। किस चीज का ड्राफ्ट मिलता है? कि जब राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेगा, संविधान के अंतर्गत किस प्रकार की शपथ लेगा, या उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेगा तो संविधान के अंतर्गत किस प्रकार की शपथ लेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ऐसे ही जितने भी प्रमुख आपके पदाधिकारी हैं, उन सभी के शपथ पत्र की जानकारी में मिलती है तीसरी अनुसूची में। यह आपको ध्यान रखना होगा। यानी दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ पत्र। इससे आगे बढ़ते हैं चौथी अनुसूची की तरफ। चौथी अनुसूची राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की जानकारी देता है और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की जानकारी देता है। यानी किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वो मिलती है हमें चौथी अनुसूची से। हरियाणा से 5 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये जानकारी हमें कहां से मिलेगी? तो हमें चौथी अनुसूची से मिलेगी। यानी भारत में जितने भी राज्य हैं और उनके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी तरफ से राज्यसभा में कितने मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे, वो सभी की सभी जानकारी मिलती है हमें चौथी अनुसूची से। चलिए चलते हैं पांचवी अनुसूची की तरफ। बहुत से स्टूडेंट्स को पांचवी और छठवीं अनुसूची में 5th और 6th शेड्यूल में प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, तो यहाँ मैं क्लियर कर दूंगा आपको। पांचवी अनुसूची जो है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष प्रशासन की जानकारी देता है। यानी भारत में आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए जो विशेष क्षेत्र बनाए गए हैं और जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए विशेष प्रशासन कैसा होना चाहिए, ये जानकारी मिलती है हमें पांचवी अनुसूची में 5th शेड्यूल में। यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, तमिलनाडु, केरला, इन हिस्सों में बहुत से आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनके विकास के लिए
विशेष प्रशासन कैसा होना चाहिए, विशेष प्रावधान कैसे होने चाहिए, वो जानकारी मिलती है हमें 5वीं अनुसूची में। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए हम चलते हैं 6ठी अनुसूची की तरफ। तो 6th जो शेड्यूल है वो याद रखने के लिए आप याद रखिए AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों स्टेट्स के लिए विशेष प्रावधान जो किए गए हैं वो किए गए हैं 6ठी अनुसूची में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, यानी यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं स्पेशल, उनकी विशेष संस्कृति बनी रहे, उसके लिए आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके लिए विशेष जो प्रोविजन किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, विशेष प्रावधान जो किए गए हैं वो किए गए हैं 6ठी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में किया था भारत में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए विशेष प्रशासन की जानकारी है। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो शामिल है 6ठी अनुसूची में। दोनों में कंफ्यूजन रहता है तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर स्पेशल राज्यों का उल्लेख है और वहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासन कैसा होना चाहिए, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, वो जानकारी मिलती है हमें 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए स्पेशल प्रावधान है 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची हमें जानकारी देता है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया था कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों की जानकारी मिलती है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की जानकारी मिलती है। तो हम बोल सकते हैं 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र राज्य संबंधों की जानकारी देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसमें हमें 3 लिस्ट मिलती है, यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट दी गई है इसमें, यानी जिसमें ऐसी सूचियां दी गई हैं जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ऐसे विषय दिए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और इसमें ऐसे विषय दिए गए हैं जिसमें केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है, और इसमें ऐसे विषय दिए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में हमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की जानकारी मिलती है, वैसे ही 7वीं अनुसूची में हमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। तो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है, लैंग्वेजेस से संबंधित है। इसमें इन सभी भाषाओं की जानकारी मिलती है, जिसे हम बोल सकते हैं इंडियन लैंग्वेजेस की जानकारी हमें मिलती है। भारतीय भाषाओं की जानकारी हमें मिलती है किस अनुसूची में? तो हमें मिलती है जानकारी भारतीय भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में। जब भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस समय इसमें टोटल कितनी भाषाएं थी? टोटल इसमें 14 भाषाएं थी। कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। तो इसमें 14 भाषाएं थी। 1950 में भारत के संविधान में 14 भाषाएं थी। बाद में 21st अमेंडमेंट जो हुआ था, 21वां जो संशोधन हुआ था भारत के संविधान में 1967 में 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उस संशोधन के अंतर्गत सिंधी जो भाषा है इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया था भारत की 15वीं भाषा के तौर पर 1967 में 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसके बाद में 71st
जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1992 में, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत, उस संशोधन के अंतर्गत 3 और भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। कौन कौन सी 3 भाषाएं? तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है, कोंकणी भारत का जो कोस्टल एरिया है, खासकर जो है ईस्टर्न कोस्टल एरिया, अरब सागर को टच करने वाला महाराष्ट्र कर्नाटक का हिस्सा, उन हिस्सों में बोली जाती है। और नेपाली जो है उत्तर प्रदेश बिहार के वो हिस्से जो नेपाल को टच करते हैं, उन हिस्सों में बोली जाती है। तो इनको 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत शामिल किया गया था। और बाद में भारत के संविधान में 4 और भाषाओं को शामिल किया गया था, और वो शामिल किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत उनको शामिल किया गया था। और अब हम बोल सकते हैं भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाएं हैं, यानी 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत शामिल किया गया था। किनको शामिल किया गया था? 4 भाषाओं को। कौन सी भाषाओं को? तो डोगरी को शामिल किया गया था, इसके अलावा शामिल किया गया था मैथिली, इसके अलावा बोडो और इसके अलावा संथाली। तो इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, इन 4 भाषाओं को 2002 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत शामिल किया गया था। यानी अब भारत के संविधान में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो 22 भारतीय भाषाएं हैं। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी थी? तो उस समय 14 भाषाएं थी, यानी सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। अब जो है 22 भारतीय भाषाएं हैं। डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बोडो जो है वो आसाम में बोली जाती है, और संथाली बोली जाती है उड़ीसा में। तो अब इसमें 22 भारतीय भाषाएं हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में, 344 में, इसमें भी इन भाषाओं की जानकारी मिलती है। तो वो है 8वीं अनुसूची में। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अब भारत के संविधान में बढ़कर जो है 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो चलिए हम चलते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। और 9वीं अनुसूची जो है ये 1951 में, यानी प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यानी फर्स्ट जो अमेंडमेंट था 1951 में जो हुआ था, 1951 में जो हुआ था, उस प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का उद्देश्य था, यानी जो 9वीं अनुसूची है वो भारत के संविधान में शामिल की गई थी स्पेशली जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। यानी जमींदारी व्यवस्था जो भारत में 1950 से पूर्व विद्यमान थी, उसको समाप्त करने के लिए संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में दिया गया था। 7वां मौलिक अधिकार हम बोल सकते हैं संपत्ति का मौलिक अधिकार है। और उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सरकार जो लोगों की निजी संपत्ति जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक्वायर करना चाहती थी, अधिग्रहित कर लेती थी, उसको व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 31B को समाप्त करने के लिए इस व्यवस्था को शामिल किया गया। सरकार ने मौलिक अधिकार को नहीं समाप्त किया। सरकार ने 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जोड़ा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब प्रथम संविधान संशोधन
के अंतर्गत 1951 के अंतर्गत फर्स्ट अमेंडमेंट के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तब यह व्यवस्था की गई थी संशोधन के अंतर्गत कि 9वीं अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज नहीं कर पाएगी। जब ये अनुसूची स्थापित की गई थी तो ये व्यवस्था की गई थी, क्योंकि हमने देखा है जब हमने किया वो टॉपिक किया था हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने किया था कि हमने अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिया है जुडिशियल रिव्यू सिस्टम को, न्यायिक पुनराविलोकन को, न्यायिक समीक्षा को, जिसके अंतर्गत जो भी कानून संसद बनाती है उन कानूनों को आम जनता में लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करता है कि जो कानून बनाया गया है संसद के द्वारा वो कानून बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं खत्म करता, संविधान के मूल संरचना को तो नहीं समाप्त करता, आम नागरिकों के किसी मौलिक अधिकार को तो नहीं समाप्त करता। तो अगर जो 9th शेड्यूल को जोड़ दिया जाता बिना उस व्यवस्था के अंतर्गत कि सुप्रीम कोर्ट इसमें रिव्यू नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत अपने रिव्यू पावर के अंतर्गत इसे समाप्त कर देता। लेकिन जब संसद ने कानून बनाया तो उसने वे व्यवस्था की इस अमेंडमेंट के अंतर्गत कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें जो भी कानून है उसके ऊपर न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाएगा, ये व्यवस्था की। तो सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति के अंतर्गत उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर पाया। लेकिन आने वाली सरकारों ने इस व्यवस्था का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया, यानी जब जब कोई ऐसा कानून बनाती संसद जिसे सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनराविलोकन के अंतर्गत समाप्त कर सकता था तो उसे ऑलरेडी जो है 9th शेड्यूल में डाल देती थी। और उसी का कारण है कि अब तक जो है न्यायिक पुनराविलोकन से बचने के लिए 300 से ज़्यादा कानून इसमें डाले जा चुके हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक डिसीजन दिया था जिसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून डाले गए हैं उन सभी के ऊपर रिव्यू कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। यानी अब 9वीं अनुसूची भी रिव्यू के अंतर्गत आती है, खासकर तब से 1973 से, अगर जो कोई ऐसे कानून है जो आम नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ। 10वीं अनुसूची जो है इसे राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में शामिल किया गया था भारत के संविधान में, और जिस संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था उसे हम बोल सकते हैं 52वां संविधान संशोधन, उसे हम बोल सकते हैं 52nd अमेंडमेंट जो था 1985 में, और उसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को 10th शेड्यूल को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। और वो किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम बोल सकते हैं दल बदल कानून, यानी बहुत से उम्मीदवार जिस पार्टी से चुनाव जीत कर जाते थे उस पार्टी को कई बार जो है चेंज कर लेते थे। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए दल बदल कानून लाया गया था, और इसके लिए भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के अंतर्गत जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, दल बदल कानून लाया गया था, राजीव गांधी सरकार के अंतर्गत लाया गया था। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को दिल्ली के किसी क्षेत्र से या हरियाणा के किसी क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुना गया है, मान लीजिए वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीतकर गया है, तो कांग्रेस की पॉलिसीज को देखकर उस क्षेत्र के लोकसभा के क्षेत्रों ने उसे वोट दिया और चुनाव जीत कर गया। लेकिन वो संसद में जाने के बाद यदि कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाता है तो आम लोगों की जन भावना को ठेस पहुंचती है। इस वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए दल बदल कानून की व्यवस्था की गई थी, और इसके लिए 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। और इसमें यह भी व्यवस्था की गई
कि अगर जो किसी पार्टी के 1/3 या उससे ज़्यादा मेंबर एक साथ उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाते हैं तो फिर उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन 1/3 से कम मेंबर अगर जो किसी पार्टी के चुनाव जीतकर संसद में या राज्य की विधानसभा में या जिस भी संवैधानिक बॉडी के अंतर्गत जाते हैं तो फिर जो है उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा। अगर जो 1/3 से कम है और 1/3 या उससे ज़्यादा है तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ये माना जाएगा कि शायद अब उस पार्टी की नीतियाँ चेंज हो गई है, इस वजह से इतनी बड़ी संख्या में वो लोग उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में गए हैं, इस वजह से 1/3 या उससे ज़्यादा दल बदल कानून लागू नहीं होगा और 1/3 से कम अगर जो होंगे तो फिर दल बदल कानून लागू होगा। तो ये लागू किया गया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची में शामिल है। तो चलिए हम चलते हैं 11वीं अनुसूची की तरफ, और 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। 11th शेड्यूल को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था भारत में 1992 में, जिसे बाद में लागू किया गया था 1993 में, तो 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल भारत के संविधान में 1992 में शामिल हुआ था। और किसके अंतर्गत शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 जो लागू हुआ था 1993 में, जिसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। क्योंकि देखा जाए तो भारत का आर्टिकल जो 40 है, अनुच्छेद 40 है, जो कहता है कि सरकार को पंचायतों का गठन करना चाहिए नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। उसके अंतर्गत भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने के लिए संविधान में संशोधन किया, और उस संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल किया। नरसिंह राव गवर्नमेंट सरकार थी जिसके अंतर्गत इसे शामिल किया गया था, और 29 विषय दिए गए, 29 सब्जेक्ट दिए गए पंचायतों को काम करने के लिए। और पंचायती राज व्यवस्था भारत में 3 टायर यानी त्रिस्तरीय लागू की गई। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे जब पंचायती राज व्यवस्था करेंगे आर्टिकल 243। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है। इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इससे आगे बढ़ते हैं 12वीं अनुसूची की तरफ। तो 12वीं अनुसूची को भारत के संविधान के संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये भी बाद में 1993 में लागू हुआ, और इसे काम करने के लिए 18 विषय दिए गए कि म्युनिसिपैलिटीज जो भारत में हैं इनको शामिल किया गया, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटीज, ये भी त्रिस्तरीय भारत में। और इसके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया, और 18 विषय इसमें शामिल किए गए कि नगर परिषदें, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, इन 18 विषयों संबंधित जो है स्थानीय स्वशासन में, प्रशासन में आम लोगों को शामिल करके लाभ पहुंचाएं, इसके लिए काम किया गया। यानी दोनों स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है। भारत के संविधान की कितनी अनुसूचियां स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं? तो हम बोल सकते हैं 2 अनुसूचियां, 11वीं और 12वीं, ये दोनों स्थानीय स्वशासन संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, यानी रूरल लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण स्थानीय सुशासन और शहरी स्थानीय सुशासन के अंतर्गत है 12वीं अनुसूची, और इसे 1993 में लागू किया गया। 1992 में संविधान संशोधन हुआ,
74वां संविधान संशोधन 1992, 18 मामलों में इनको कानून बनाने का अधिकार है। तो ये भारत के संविधान की 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों से संबंधित, तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ पत्र से संबंधित है, चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका प्रतिनिधित्व की जानकारी देता है, पांचवी अनुसूची शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विशेष प्रशासन की जानकारी देता है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विशेष प्रशासन की जानकारी देता है, और छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान रखता है। सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची हमने किया है भारतीय भाषाओं की जानकारी देता है। नौवीं अनुसूची हमने किया है जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, और वो एकमात्र जो है नौवीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के 2007 के डिसीजन के बाद उसे न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रख लिया गया। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल की गई, 1985 में शामिल की गई, और उसमें दल बदल कानून है। 11वीं और 12वीं सूची आपने देखा है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कीजिएगा। इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें आपको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम क्लैरिटी अपने अंदर लाइए, माइंड में लाइए, और देखिएगा कि आपको सक्सेस मिलेगी। जुड़े रहिए करियर पाथ के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डेफिनेटली मैक्सिमम शेयर कीजिए, डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बेनिफिट मिलेगा। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना ये चैनल फैलेगा, और जितना फैलेगा उतना ही आपका प्यार, लाइक और सब्सक्रिप्शन के तौर पर हमें मिलेगा। तो जुड़े रहिए करियर पाथ के साथ। गुड बाय, नमस्कार। कंटिन्यू स्टडी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।